नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों पीछे बोर्ड देख करके लग रहा होगा कि आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं। जी हैं, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने किडनी के बारे में जाना था। किडनी के अंदर पाए जाने वाले नेफ्रॉन, जिसे किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। यदि हिंदी में बात करें तो जो नेफ्रॉन होता है उसे किडनी का यानी वृक्क का स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। अब उत्सर्जन तंत्र को समझने के लिए मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम आपके सामने दिख रहा होगा। दोस्तों हमने दो पाइप बनाया है। हम जानते हैं कि एक से अशुद्ध रक्त आएगा किडनी के अंदर, एक से शुद्ध रक्त जाएगा किडनी से बाहर। तो हमने दो पाइप बनाए हैं। एक ब्लैक पाइप है, इस ब्लैक पाइप को हम कहते हैं रीनल आर्टरी, इसके अंदर अशुद्ध रक्त रहता है। जबकि एक ब्लू पाइप है, इस ब्लू पाइप को कहते हैं रीनल वेन्स, जिसमें जो शुद्ध रक्त होता है वो शुद्ध रक्त पूरे बॉडी में जाता है। यहां तक क्लियर है। अब ये अशुद्ध रक्त आता है और कई सारे ब्रांचों में टूट जाता है। जब ये बहुत सारे ब्रांच में डिवाइड हो जाती है तो प्रत्येक ब्रांच किसके पास खुलता है? नेफ्रॉन के पास खुलता है। और दोस्तों हमारे एक किडनी के अंदर 10 से 15 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब ये रीनल आर्टरी जो होती है वो कई पार्टों में डिवाइड हो जाती है, कई सारे पार्ट में, कई सारे ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। और प्रत्येक ब्रांच किसके पास जाता है? नेफ्रॉन के पास जाता है। अब ये नेफ्रॉन के अंदर ब्लड आ गया, इसको हम बड़ा करके देखते हैं यदि, तो ये रहा हमारा नेफ्रॉन का फिगर। दोस्तों होता क्या है, ध्यान देना, मेरी उंगली पे ध्यान देना। अब ये अशुद्ध रक्त हमारा आया इस पाइप के थ्रू। ये जो पाइप आती है, यही वाली पाइप, जब ये पाइप आती है, इस वाले पाइप को अफरेंट आर्टियोली कहते हैं। क्या कहते हैं? अफरेंट आर्टियोली। अब अफरेंट आर्टियोली जब आगे बढ़ती है तो कई सारे ब्लड के गुच्छे बन जाते हैं, यानी ब्लड कैपिलरीज के क्या बन जाते हैं? गुच्छे बन जाते हैं। ये जो गुच्छे होते हैं इनको कहते हैं ग्लैमेरुलस। ग्लैमेरुलस के अंदर जब ब्लड इंटर करता है तो यहाँ पे एक पार्ट पाया जाता है जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। बोमेन कैप्सूल क्या करता है? इस ब्लड के अंदर से जितने भी पोषक तत्व होते हैं उसको छान लेता है, और ब्लड के अंदर बचता क्या है? सिर्फ प्रोटीन और प्लाज्मा। जब ये प्रोटीन प्लाज्मा आगे बढ़ता है, इस नस में आता है, तो इसको कहते हैं इफरेंट आर्टियोली। हालांकि इसके पास सिर्फ प्रोटीन और प्लाज्मा बचा है, इस ब्लड के पास और कुछ भी नहीं बचा है। तो ये जाहिर सी बात है कोशिश करेगा कि अपने अंदर जो पोषक तत्व है उसको रीअब्जॉर्ब करने का। तो रीएब्जॉर्प्शन का काम जो होता है वो आगे होता है। अब ये फिल्टर करा हुआ ब्लड जो होता है ये आगे बढ़ता है, ये एक पोर्शन में पहुंचता है, एक पार्ट में पहुंचता है। इस पार्ट को कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये जो इफरेंट आर्टरी होती है वो जाल बिछा करके इस नेफ्रॉन को पूरी तरह से कवर कर लेती है। कवर करती क्यों है? क्योंकि ताकि इसके अंदर से जितने भी पोषक तत्व हैं उसको रीएब्जॉर्ब कर सके, पुनः अवशोषित कर सके अपने अंदर। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो झोला टाइप का संरचना देख रहे होंगे दोस्तों, इस झोले टाइप की संरचना को कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले भी रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है, पानी का, आयंस का, और जितने भी पोषक तत्व हैं जो नेफ्रॉन के अंदर आ चुके हैं उनको रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है, अपने अंदर अवशोषित करने का काम करता है। फिर ब्लड जो होता है वो आगे चलता है नेफ्रॉन में। एक और पोर्शन आता है, इस पोर्शन को कहते हैं डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो पोषक तत्व खींचते वक्त जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसके अंदर कुछ अनवांटेड चीज भी इनहेल हो जाते हैं, यानी अंदर चले जाते हैं। उनको दोबारा नेफ्रॉन के अंदर जो भेजने की प्रक्रिया होती है उसे सेक्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्रेशन कहते हैं। अब सेक्रेशन के थ्रू दोबारा जो अनवांटेड चीजें होती हैं, वेस्ट लिक्विड होता है, दोबारा किसके अंदर आ जाता है? नेफ्रॉन के अंदर आ जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेक्रेशन कहलाती है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों जब ब्लड पहुंचेगा तो पूरी तरह से अलग हो चुका होता है। वांटेड चीज यानी जो उपयोगी पोषक तत्व हैं वो ब्लड में मिला दिए जाते हैं, और अनुपयोगी तत्व जो तरल होते हैं जैसे पानी होते हैं और कई सारे आयन होते हैं, यूरिया वगैरह, वो अलग कर दिए जाते हैं। और अलग होने के बाद एक डक्ट में कलेक्ट होते हैं। इस डक्ट को कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पे ये जो यूरिन वगैरह होता है वो कलेक्ट हो चुका होता है। यहाँ पे दोस्तों दिख रहा होगा
कि ये कलेक्टिंग डक्ट का मुंह इधर भी खुला है, इधर भी खुला है, इधर भी खुला है। इसका मतलब कि यहाँ पे सारे नेफ्रॉन का जो एंड होगा यहीं पे होगा, नेफ्रॉन का जो एंड होगा यहीं पे होगा, और ये कई सारे नेफ्रॉन इससे कनेक्ट होंगे, जिसको ये कलेक्ट करके एक कलेक्टिंग डक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन वगैरह कलेक्ट हो चुका है, अब ये किस पोर्शन में आएगा? इस वाले पोर्शन में आएगा। इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्विस। इस वाले पोर्शन को क्या कहेंगे? पेल्विस। इस पेल्विस वाले पोर्शन से जो यूरिन वगैरह होता है इस रास्ते से होकर के आएगा। इस पाइप को कहेंगे यूरेटर। क्या कहेंगे? यूरेटर। अब यूरेटर से यूरिन आ रहा है और एक थैलीनुमा संरचना में खुलता है। इस थैलीनुमा संरचना को क्या कहेंगे? यूरिनरी ब्लैडर। इसके अंदर जो होता है वो यूरिन कलेक्ट होकर के इकट्ठा होता है। अब जो यूरिन कलेक्ट हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, वह कुछ समय के बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। यदि साइज की बात करें तो जो लेफ्ट किडनी होती है उसकी साइज बड़ी होती है एज कंपेयर टू राइट किडनी। इसकी साइज क्या होती है? छोटी होती है और हल्का सा नीचे की तरफ होता है। ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ होगा, ये हल्का सा नीचे की तरफ होगा। ये भी ध्यान देना है आपको। और ये जो पार्ट होते हैं किडनी के, जैसे रीनल कॉर्टेक्स, पेल्विस, रीनल मेडुला, ये एक कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। इस कैविटी को क्या कहते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। क्या कहेंगे? रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। यहां तक क्लियर? अब ये जो यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है, यह भी एक कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। इस कैविटी को बोलते हैं पेल्विक कैविटी। क्या बोलते हैं? पेल्विक कैविटी। जैसे हमने देखा था कि जो रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो लंग वगैरह पाए जाते थे वो किस कैविटी के अंदर पाए जाते थे? थोरैक्सिक कैविटी। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर वगैरह जिसके अंदर पाए जाते थे, जिस कैविटी के अंदर, उस कैविटी को क्या कहते थे? एब्डोमेन कैविटी, यानी उदर गुहा। इसके बाद हमने देखा दोस्तों कि जो किडनी पाया जाता है, किडनी के अंदर जितने भी पार्ट पाए जाते हैं, रीनल और मेडुला, रीनल कार्टेक्स, पेल्विस, मेडुला, ये एक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। इस कैविटी को कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। अब इसके बाद यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा एक कैविटी के अंदर पाए जाएंगे। इस कैविटी को कहेंगे पेल्विक कैविटी। इसके बाद यदि बात करें दोस्तों, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है यानी मूत्राशय होता है, वह मेल के अंदर इसकी क्षमता कितनी होती है स्टोर करने की? 8 मिलीलीटर स्टोर करने की क्षमता होती है मेल यानी पुरुषों के अंदर। जबकि वही बात करें यदि फीमेल के अंदर कितनी क्षमता होती है तो 500 मिलीलीटर स्टोर करने की क्षमता होती है फीमेल में। यहां तक क्लियर है? अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि 800 मिलीलीटर ये कलेक्ट कर सकता है तो क्या ये पूरे भरने के बाद यूरिनेशन होता है? नहीं। 200 जब ml ये भरता है मेल के अंदर, 200 ml जब फुल हो जाता है तो ये मैसेज करता है हमारे ब्रेन को कि यूरिनेशन करना चाहिए। हालांकि यूरिनेशन को आप कुछ देर तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो मैसेज देता है ब्रेन को वो 200 ml भरने के बाद ही मैसेज दे देता है कि यूरिनेशन होना है। अब हमने जान लिया दोस्तों कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो मेल में कितनी कैपेसिटी होती है? 800 मिलीलीटर, जबकि फीमेल में कितनी कैपेसिटी होती है? 500 मिलीलीटर। अब एक बात और जान लेते हैं। अब बात कर लेते हैं ये कितने प्रतिशत भरने के बाद ब्रेन को मैसेज देता है कि आप यूरिनेशन करिए। तो ये 25% भरने के बाद ब्रेन को मैसेज देता है कि यूरिनेशन करना चाहिए। जब 25% लेंगे तो 200 ml भरने के बाद मेल के अंदर मैसेज चला जाता है कि आपको यूरिनेशन करना चाहिए, जबकि 75 ml भरने के बाद फीमेल को ये मैसेज मिल जाएगा कि उसे यूरिनेशन करना चाहिए। अब ये जो यूरिन होता है दोस्तों, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू। अब यूरेथ्रा की जो लंबाई होती है वो मेल में 10 सेंटीमीटर होती है, जबकि फीमेल में 2.5 सेंटीमीटर होती है। कितने सेंटीमीटर? 2.5 सेंटीमीटर। अब यूरेथ्रा में क्या होता है दोस्तों, जो स्पर्म निकलने की नली होती है और पेशाब निकलने की नली होती है, वो दोनों नली क्या होती है? सेम होती है, यानी सेम पाथ पाया जाता है, जबकि फीमेल में डिफरेंट पाथ पाया जाता है।
तो यहां तक दोस्तों आपने सारी चीजों को जान लिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इन सारी चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वो दोस्त जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा भेजा गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ताकि आप एक कदम आगे रहें समाज में। चलिए दोस्तों, आप पानी तो पीते होंगे, तो क्या आपको पता है कि जो आप पानी पीते हैं, जो आप ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक नहीं सॉरी जो आप पानी पीते हैं, ड्रिंक में वो चीज आ जाएंगी जो आपको नहीं करना चाहिए, वो किडनी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसलिए कभी आप ड्रिंक वगैरह ना करिए, आप पानी पीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप पानी पीते हैं वो हमारे शरीर के अंदर किस किस भाग से होकर गुजरता है, और कौन कौन सा मैकेनिज्म या कौन कौन सा मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है उसके साथ, फिर कौन कौन से प्रक्रिया के द्वारा वह पेशाब में कन्वर्ट होता है, और किस प्रक्रिया के द्वारा वह ब्लड में इंटर करता है। चलिए आज हम जानते हैं, सारा मैकेनिज्म आपको बताते हैं। उस सारे मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें पानी पीना पड़ेगा। चलिए हमने पानी लिया। अब ये पानी हमने लिया दोस्तों, सारा मैकेनिज्म मैं यहां पे बोर्ड पे आपको बताऊंगा। हमने पानी पिया, अब हमने पानी को किस में लिया, बक्कल कैविटी के अंदर लिया। बक्कल कैविटी से कहां जाएगा, फायरिंग्स में जाएगा। सारी चीजें बताऊंगा। पहला कहां गया, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के अंदर से फायरिंग्स में। दोस्तों यही फायरिंग्स जो होता है, यहीं पे दो पाइप डिवाइड होती है, एक विंड पाइप और दूसरा फूड पाइप। तो ये जो पानी जाता है हमारे विंड पाइप में नहीं जाता है, हमारे फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप से होकर के अमाशय में जाएगा, अमाशय से होकर के फिर किस में आएगा, छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत से होकर के ये पानी कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। और जब मैं आपको डाइजेशन सिस्टम पढ़ा रहा था तो वहां पे हमने बताया था जो पानी का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वह कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में किसका हो जाता है, पानी का एब्जॉर्प्शन। इसको लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, यानी बड़ी आंत में पानी का अवशोषण हो गया। इसको बड़ी आंत को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। क्या कहेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अब ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक यानी लार्ज इंटेस्टाइन से जो पानी होता है उसका अवशोषण हो जाएगा और किस में मिला दिया जाएगा, ब्लड में। तो ये कहां आ गया, ब्लड में। कहां आ चुका है दोस्तों, ब्लड में। अब ये ब्लड में जब आ गया तो जाहिर सी बात है, हम पढ़ क्या रहे थे, एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। तो हम इसको कहां पे लेके आएंगे, कहां पे लेके आएंगे, इसको लेके आएंगे किडनी के अंदर। अब ये क्या आएगा, किडनी के अंदर आएगा। कौन लेके आएगा, इसको हमने जाना था, ये नली होती है जिसको कहते हैं रीनल आर्टरी। किसके थ्रू आएगा, रीनल आर्टरी। अब ये जब किडनी के अंदर आएगा तो प्रत्येक नेफ्रॉन के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, नेफ्रॉन। प्रत्येक नेफ्रॉन के अंदर आ चुका है। ये आप खुद बताइए दोस्तों, मैं नहीं बताऊंगा, ये आप ही बताइए। अब नेफ्रॉन के अंदर आ चुका है। अब नेफ्रॉन के अंदर आ गया दोस्तों, तो जाहिर सी बात है नेफ्रॉन के अंदर क्या प्रोसेस होती है, छानने का काम होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है। इस फिल्ट्रेशन के बाद जो शुद्ध रक्त होता है उसको रीनल वेन के द्वारा भेज दिया जाता है। अब जो अशुद्ध होता है वो कहां आएगा, रीनल पेल्विस में आएगा। किस में आएगा, रीनल पेल्विस में। यहां तक तो आपको क्लियर था। अब रीनल पेल्विस से कलेक्ट होकर के एक डक्ट में आएगा, एक नली में आएगा। इस नली को क्या कहते हैं, यूरेटर। क्या कहेंगे, यूरेटर।
अब यूरेटर के थ्रू एक डक्ट में आएगा, एक थैलेनुमा संरचना में आएगा, इसको क्या कहेंगे? यूरेनरी ब्लैडर। यूरेनरी ब्लैडर। अब यूरेनरी ब्लैडर से क्या होगा? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू ये क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब ये रहा दोस्तों कैसे पानी जो होता है वह हमारे मुंह से डाइजेशन सिस्टम से होते हुए ब्लड में मिलता है और ब्लड के अंदर रीनल आर्टरी के थ्रू कहाँ आता है? किडनी के नेफ्रॉन के अंदर जाता है और नेफ्रॉन क्या करता है? उसे वेस्ट में कन्वर्ट कर देता है और वेस्ट में कन्वर्ट करने के बाद वह रीनल पेल्विस में आता है। रीनल पेल्विस से वह एक नली के माध्यम से, जिसे यूरेटर कहते हैं, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू उसे बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों यहां तक समझ में आ गया? अब इसको मिटा देता हूं। दोस्तों आपको वीडियो लाइक करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइक ही नहीं करना है, बस देखते रहना है। आप बीच बीच में लाइक करते रहिए दोस्तों। लाइक करने से क्या होगा? हमें मोटिवेशन मिलेगा, इससे हमें पैसे कुछ नहीं मिलने वाले। ठीक है दोस्तों, ये हॉबी है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा कोई मोटिव नहीं है आपसे पैसे कमाने का। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं जो यूरिन होता है उसका कंपोजिशन क्या क्या होता है। चलिए दोस्तों, अब कंपोजिशन ऑफ यूरिन पे चलते हैं। कंपोजिशन ऑफ यूरिन में 95% वाटर पाया जाता है और 5% क्या है? अदर चीज पाई जाती है, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों आ जाते हैं। ऑर्गेनिक की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है यूरिया, जो 2.6% पाया जाता है। दूसरे ऑर्गेनिक चीज की बात करें तो दूसरा है यूरिक एसिड, यह पाया जाता है 0.4%। और बात कर लेते हैं तीसरा ऑर्गेनिक चीज है यूरोबिलिनोजेन। दोस्तों आपने देखा होगा कि लीवर के अंदर से एक जूस निकलता था जिसका नाम था बाइल जूस। बाइल जूस के रिडक्शन के कारण ये निकलता है यूरोबिलिनोजेन। अब बात कर लेते हैं अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन क्या होता है? हमारे मसल्स यानी मांसपेशियों के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं क्रिएटिन फास्फेट, उसको टूटने से बनता है, जो कि हमारे यूरिन में आ जाता है। यदि इनऑर्गेनिक की बात करें तो सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन और क्लोरीन आयन आदि हमारे यूरिन में पाए जाते हैं। यहां तक क्लियर है? इनको मिटा देता हूं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। यूरिन का जो कलर होता है वो कौन से कलर का होता है? पीला या सफेद। जो पीला कलर होता है दोस्तों वह किस पिगमेंट के कारण होता है? वह होता है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण। और यह किसके टूटने से बनता है? यह टूटने से बनता है हीमोग्लोबिन के टूटने से। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों रोग के बारे में जो कि हमारे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। पहला रोग है यूरेमिया। यूरेमिया एक ऐसा डिजीज है जिसके अंदर यूरिया की अधिकता ज्यादा होने की वजह से ये कंडक्ट होता है। यानी यूरिया की अधिकता हमारे शरीर में जब ज्यादा हो जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है? यूरेमिया। इसकी अधिकता की वजह से यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला यदि पूछ ले तो NH2CONH2 होता है। यहां तक क्लियर है दोस्तों? अब हम चलते हैं अगला रोग जिसे कहते हैं गठिया। गठिया, जो गठिया रोग है दोस्तों ये किसके अधिकता के कारण होता है? जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड की अधिकता हो जाती है तो यूरिक एसिड हमारे ज्वाइंट पे आके, मान लेते हैं ये ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पे आकर के यूरिक एसिड कलेक्ट होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी जो हड्डियां होती है ज्वाइंट के मूवमेंट की वजह से इसमें दर्द होने लगता है। इसी रोग को क्या कहते हैं? गठिया कहते हैं। गठिया कहते हैं। अगला है किडनी स्टोन। क्या है? किडनी स्टोन। किडनी स्टोन में रोग में क्या होता है दोस्तों? जब हम कोई ऑक्जेलेट फूड खाते हैं या पार्टिकल वाले फूड खाते हैं या वैसे फूड खाते हैं जिसमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं तो वो हमारे किडनी में आकर के स्टोर होने लगते हैं, यानी किडनी में आकर क्या होते हैं? इकट्ठा होने लगते हैं
और एक स्टोन का फॉर्मेशन करने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं किडनी स्टोन। इसी वजह से जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको बीज वाले फल खाने से रोकता है, जैसे टमाटर या बैगन वगैरह खाने से मना करता है, या प्रोटीन लेने से मना करता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में कोई अमीनो एसिड या यूरिक एसिड ना बने। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कुछ रोग जो हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बनते हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम जानते हैं कि जो हमारे शरीर में वाटर का बैलेंस करने का काम करता है वो एक हार्मोन्स करता है। उस हार्मोन्स का नाम है एडीएच, एडीएच हार्मोन्स। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स कहते हैं। अब ये एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन स्रावित कहां से होता है? बनता कहीं और है और स्रावित कहीं और से होता है। यदि निर्माण की बात करें तो यह हाइपोथैलेमस ग्लैंड से निर्माण होता है, जबकि सेक्रेशन कहां से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका स्राव होता है। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों? अब ये करता क्या है ये जान लेते हैं। मान लेते हैं हमारे शरीर में बहुत ज्यादा, मान लेते हैं हमने बहुत ज्यादा पानी पी लिया, तो ज्यादा पानी पीने के हिसाब से हमें उस हिसाब से यूरिनेशन भी करना होगा निकालने के लिए। यदि हमने बहुत ज्यादा पानी पी लिया है और यूरिनेशन कम करा तो हमारे शरीर में पानी की अधिकता हो जाएगी। और मान लेते हैं हमने बहुत ही कम पानी पिया और हमारे शरीर से यूरिनेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो यह भी एक डिसबैलेंस हो गया हमारे शरीर में पानी का। तो इस प्रकार ये जो हार्मोन्स होता है एडीएच हार्मोन्स, वो हमारे शरीर में पानी को बैलेंस बना करके चलता है, और ये स्रावित कहां से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब इसके आगे चलते हैं। अब हम जान लेते हैं दोस्तों डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस, डायलिसिस एक कृत्रिम प्रक्रिया होती है जब किसी व्यक्ति की दोनों किडनियां खराब हो जाती हैं, यानी दोनों किडनियां काम करना बंद कर देती हैं। उस कंडीशन में क्या होता है? एक आर्टिफिशियल मशीन के द्वारा किडनी का काम कराया जाता है, और यह जो प्रोसेस होता है वह डायलिसिस होता है। तो डायलिसिस के बारे में आपने जान लिया। जब दोनों किडनी किसी व्यक्ति की खराब हो जाती है तो उसे डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, या फिर यदि कोई डोनर उसे किडनी दे देता है तो वह अपना नॉर्मल लाइफ जी सकता है। सन 1954 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोसेफ मरे। हालांकि ये मर भी चुके हैं। जोसेफ मरे और उनकी टीम ने यह क्या करा था? किडनी ट्रांसप्लांट करा था सन 1954 ईस्वी में। और करा किसके अंदर था? एक इंसान के अंदर। दोनों इंसान क्या थे? जुड़वा भाई थे। एक भाई की दोनों किडनी खराब हो चुकी थी, तो उन्होंने क्या करा कि दूसरे भाई की एक किडनी उठा करके किस में डाल दिया? दूसरे भाई में डाल दिया, और दोनों भाई अपना नॉर्मल लाइफ जीने लगे। तो सन 1954 ईस्वी में जोसेफ मरे और उनकी टीम ने किडनी ट्रांसप्लांट करा था। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों? तो दोस्तों उत्सर्जन तंत्र का चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। कल हम उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको कराएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।